हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीएससी और एमएससी दोनों ही लेवल्स पर पूछा जाता है। सो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसे हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। सो डायरेक्ट यूज की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट यूज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्रायोफाइट है जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वो हमारा है स्पैगनम। और इसके साथ साथ पीट के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल यूजेस, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, किस तरीके से ब्रायोफाइट्स फूड की तरह यूज किए जाते हैं, हाउस होल्ड यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, मॉस गार्डन्स और एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में किस तरीके से ब्रायोफाइट्स का रोल है। आज हम इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इकोलॉजिकल यूजेस की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल यूजेस में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्रायोफाइट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा किस तरीके से ये सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल हैं। इसके अलावा बॉग सक्सेशन क्या होता है, रॉक बिल्डर्स क्या है, पॉल्यूशन को किस तरीके से ये इंडिकेट करते हैं, और इसके साथ साथ कुछ ब्रायोफाइट्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, आज हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है यूज ऑफ स्पैगनम एंड पीट। सो जैसा कि हम स्पैगनम के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्पैगनम एक तरीके का मॉस है और इसमें बहुत सारी खूबियां होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इसका यूज किया जाता है। स्पैगनम को हम दो अलग नामों से भी जानते हैं, इसे हम पीट मॉस भी कहते हैं और इसे हम बॉग मॉस भी कहते हैं। पीट मॉस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पीट का एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है और इसके अलावा इसे बॉग मॉस भी कहा जाता है। उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्पैगनम को हम कुछ इन तरीकों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे यूज कर सकते हैं एज पैकिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट। जो हमारा स्पैगनम होता है उसमें बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इस वजह से ड्राइड स्पैगनम को सबसे पहले रीमॉइस्चराइज किया जाता है और उसके बाद उसको एज पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है। चीजों को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये कोई भी सॉफ्ट मटेरियल है, कोई भी प्लांट पार्ट है, ट्यूबर है, टिश्यू है या फिर फ्लावर्स है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको एज पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरी बात ये कि ये हीट और कोल्ड से भी जो मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसलिए स्पैगनम का यूज किया जाता है पैकिंग मटेरियल के तौर पर। दूसरी बात अगर हम करें तो स्पैगनम को सर्जिकल ड्रेसिंग की तरह भी यूज किया जाता है क्योंकि स्पैगनम में, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके साथ साथ स्पैगनम में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसकी वजह से स्पैगनम को ड्रेसिंग में यूज किया जाता है। और जैसा कि हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे डिस्कस भी कर चुके हैं स्पैगनम के बारे में कि इसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान एज सर्जिकल बैंडेज भी यूज किया गया था। सो स्पैगनम को एज सर्जिकल ड्रेसिंग भी यूज किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा स्पैगनम को यूज किया जाता है एज फिल्टरिंग एजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। सो जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट्रीज में लार्ज अमाउंट में वेस्ट वाटर निकलता है जिसमें कि बहुत सारे अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन सबको फिल्टर करने के लिए भी स्पैगनम का यूज किया जाता है फैक्ट्रीज में, ताकि वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा सके, उसे थोड़ा सा प्यूरिफाई किया जा सके। इसलिए स्पैगनम का यूज फैक्ट्रीज में भी किया जाता है। इसके अलावा स्पैगनम का यूज ग्राफ्टिंग में होता है। जब भी आप ग्राफ्टिंग की प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें दो भी डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स होते हैं, उसको कट किया जाता है और दोनों को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद स्पैगनम से उसको रैप कर दिया जाता है ताकि वो जो ज्वाइंटेड पार्ट है वो इनफ मॉइस्चर ले सके, वहां पर मॉइस्चर की कमी ना हो सके। सो स्पैगनम को हम ग्राफ्टिंग में भी यूज करते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं पीट की।
पीट बेसिकली क्या है? पीट इज पार्शियली डिकम्पोज्ड एंड हार्डेंड डेड प्लांट डिपॉजिट। बेसिकली होता क्या है, स्पैगनम को हम लोग पीट मॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पैगनम जहां पर भी ग्रो करता है ये एसिडिक सब्सटेंसेस को सेक्रेट करने का काम करता है, और जहां पर एसिडिक सब्सटेंसेस सेक्रेट होंगे वहां पर जो प्लांट्स होंगे उनका जो डीके है वो प्रोसेस स्लो होने लगेगी, प्लांट्स वहां पर डीके हो ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से एक हार्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इकट्ठा होता चला जाता है वहां पर, और उसी को हम कहते हैं पीट। सो स्पैगनम जहां पर ग्रो करता है वहां पर एसिडिटी की वजह से, जो एसिडिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से आसपास के जो प्लांट्स होते हैं और उसके साथ साथ जो स्पैगनम होता है उसका डेथ और डीके प्रॉपर नहीं हो पाता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जिसकी वजह से एक हार्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं पीट। और पीट में चीफली जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है स्पैगनम होता है, उसके अलावा उसके आसपास जो भी प्लांट मटेरियल ग्रो करते हैं जैसे कि बहुत सारे मॉसेस हैं, इसके अलावा और ग्रासेस और श्रब्स, वो भी पीट का एक चीफ कंपोनेंट है। लेकिन पीट में मेजरली आपको स्पैगनम मिलेगा एज अ मेजर कंपोनेंट, इसकी वजह से स्पैगनम को हम पीट मॉस के नाम से जानते हैं। इसीलिए पीट को हम पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिडिटी की वजह से, एसिड प्रेजेंट होने की वजह से जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटी यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पाती, और जो प्लांट मटेरियल है, प्लांट पार्ट है, वो प्रॉपरली डीके नहीं हो पाता है। इसलिए पीट यहाँ पर पार्शियली डिकम्पोज्ड हार्डेंड डेड प्लांट डिपॉजिट है। इसके अलावा पीट को हम कहाँ पर यूज करते हैं? पीट को हम यूज करते हैं एज फ्यूल। पीट के जो ब्लॉक्स होते हैं, पीट को छोटे छोटे ब्लॉक्स में कट किया जाता है और इसे एज फ्यूल यूज किया जाता है क्योंकि ये कार्बन का एक रिच सोर्स माना जाता है। इसके अलावा पीट को बहुत जगहों पर एज फ्यूल यूज भी किया जाता था, जैसे कि नीदरलैंड्स में भी पीट को एज फ्यूल यूज किया जाता था, पर धीरे धीरे करके अब पीट को रिप्लेस किया जा रहा है, पीट की जगह पर कोल का यूज हो रहा है एज कार्बन सोर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीट का यूज किया जाता है इथाइल एल्कोहल के प्रिपरेशन में। इसके अलावा पीट टार जो कि एक कंपोनेंट है पीट का ही, उसको एज प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। इसके अलावा स्पैगनॉल, इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। स्पैगनॉल पीट का ही एक डिस्टिलेट है जिसका यूज किया जाता है स्किन डिसीजेस के ट्रीटमेंट में। सो पीट का यूज सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है। पीट को आप सॉइल के साथ मिक्स कर सकते हैं और उससे सॉइल की फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट आता है। सॉइल टाइप पे बेसिकली इम्प्रूवमेंट डिपेंड करेगा। अगर आप पीट को क्लेई सॉइल में मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, जो सॉइल है क्लेई सॉइल, उसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है। अगर आप ड्राई सैंडी सॉइल्स में पीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उन सॉइल्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो ज्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। सो इस तरीके से स्पैगनम और पीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की, जो कि है मेडिसिनल यूजेस, और उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। सो मेडिसिनल यूजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिनका यूज एज मेडिसिन किया जाता है, जैसे कि स्पैगनॉल, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये पीट का ही एक डिस्टिलेट है जिसका यूज किया जाता है स्किन डिसीजेस के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा का यूज किया जाता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को क्योर करने के लिए। इसके अलावा मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया स्टिलेटा और पॉलीट्राइकम की स्पीशीज में एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए इसका भी यूज एज मेडिसिन किया जाता है। इसके अलावा स्पैगनम बॉइल्ड इन वाटर इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हैमरेज एंड डिसीजेस ऑफ आई। इसके अलावा पॉलीट्राइकम कम्यून की जो टी होती है उसका यूज किया जाता है, जो स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में और गैल ब्लेडर में, उसको डिसॉल्व करने के लिए पॉलीट्राइकम से बनी हुई टी का यूज किया जाता है। इसके अलावा रिक्शिया का जो पेस्ट है उसका यूज किया जाता है रिंगवॉर्म को क्योर करने के लिए। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्रायोफाइट्स हैं जो कि मेडिसिनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज।
सो बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिनमें की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, यानी कि वो जहां पर ग्रो कर रहे होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वहां पर बैक्टीरिया या वायरस ग्रो नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और इसको अलग अलग समय पर रिपोर्ट किया गया डिफरेंट रिसर्चर्स के द्वारा। जैसे कि मैडसन और पेट्स ने 1952-55 में रिपोर्ट किया कि स्पैगनम की यहाँ पर दो स्पीशीज हैं, स्पैगनम स्ट्रिक्टम और इसके साथ साथ स्पैगनम की दूसरी स्पीशीज है ये। इसको इन्होंने रिपोर्ट किया कि ये जहां पर ग्रो कर रही है वहां पर दो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास एरुजिनोसा की ग्रोथ को ये इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब इनमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। इसके अलावा गुप्ता और सिंह ने 1971 में रिपोर्ट किया कि पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बारबुला एंड टिमिलिया आर एंटीबायोटिकली एक्टिव अगेंस्ट 33 बैक्टीरियल स्पीशीज। 33 बैक्टीरियल स्पीशीज के अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिली बारबुला और टिमिलिया में। और इसके साथ साथ ये जो एंटीबायोटिक एक्टिविटी थी ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एसिड फास्ट बैक्टीरिया पर भी देखने को मिली थी। इसके अलावा क्लॉकिंग एट ऑल 1976 में इन्होंने रिपोर्ट किया कि पीट ह्यूमिक एसिड जो होता है उसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देखने को मिली, जो कि ऐसी एक्टिविटी शो करते हैं कि जो वायरस है हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2 उसके अगेंस्ट एंटीवायरल एक्टिविटी भी यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट की। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स मेडिसिनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी इसमें देखने को मिलती है हमें। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एज फूड, और उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे हाउस होल्ड यूजेस के बारे में। सो ब्रायोफाइट्स डायरेक्टली एज फूड यूज नहीं किए जाते हमारे द्वारा, लेकिन एनिमल्स कुछ केसेस में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जब फ्रेश प्लांट्स एनिमल्स के आसपास अवेलेबल नहीं होते तो उस केस में एनिमल्स ब्रायोफाइट्स को एज फूड सोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अलास्कन रिनडियर जो है वो बेसिकली पॉलीट्राइकम स्पीशीज और स्पैगनम की स्पीशीज पर फीड करता है। इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जो स्पैगनम है उसका यूज किया जाता है स्कॉच और विस्की को फ्लेवर करने के लिए। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स डायरेक्टली एज फूड सोर्स तो यूज नहीं होते हमारे द्वारा, बट कुछ फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस के रूप में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा हाउस होल्ड यूजेस की अगर हम बात करें तो मॉसेस का यूज बेसिकली किया जाता है स्टफिंग्स के रूप में। बेसिकली ये मैट्स, कुशंस और पिलोज में एज स्टफिंग यूज होते हैं। इसके अलावा ये हिमालयन रीजन में बेसिकली जब ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो उसके साथ साथ मॉसेस को भी रखा जाता है, क्योंकि ये एज इंसेक्ट रिपेलेंट भी वर्क करते हैं। इसके अलावा जो हेड कुशंस होता है जिससे कि वेसल्स को कैरी करने में हेल्प मिलती है, लेडीज अपने हेड पे उसको रखती हैं और फिर जो वाटर से भरा हुआ वेसल होता है उसको कैरी करती हैं। सो जो हेड कुशंस होता है उसकी फिलिंग में भी मॉसेस का यूज किया जाता है, जैसे कि हिप्नम और हाइलोकोमियम में। इसके अलावा पीट क्रेट और पीट वुड है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं। और स्पैगनम बेसिकली जर्मनी में जो हमारे हाइकिंग बूट्स होते हैं उनको लाइन करने में स्पैगनम का यूज किया जाता है, क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सो हाइकिंग बूट्स में स्पैगनम का यूज किया जाता है जर्मनी में। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मॉस गार्डन्स, और उसके साथ साथ ब्रायोफाइट्स किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में यूज होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मॉस गार्डन्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली जापान में और यूएस में और बहुत सारी अलग कंट्रीज में आपको इस टाइप के गार्डन्स देखने को मिलेंगे जिनमें कि मॉसेस का बहुत ज्यादा रोल होता है, और ऐसे गार्डन्स को हम मॉस गार्डन्स कहते हैं। और ये बेसिकली इस पर्पज से जनरेट किए जाते हैं कि लोगों में पीस और कामनेस जनरेट की जा सके और लोग रिलैक्स फील कर सके। सो जापान में भी कुछ इस तरीके के मॉस गार्डन्स मौजूद हैं जो कि टेम्पल से एसोसिएटेड है, जैसे कि बुद्धिस्ट टेम्पल से बहुत सारे मॉस गार्डन्स एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा
एक टेम्पल है जापान में जो कि है क्योटोस कोकिडेरा टेम्पल, जिसे हम मॉस टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। सो इस तरीके से ब्रायोफाइट्स में मॉसेस को बेसिकली गार्डन में यूज किया जाता है ताकि एक तरीके का पीस और रिलैक्सनेस फील कराई जा सके लोगों को। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल बॉटनी की, तो ब्रायोफाइट्स का यूज एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में भी किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स जो था वो स्पैरोकार्पस में डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा बेरी ने 1964 में पॉलीप्लॉइडी की स्टडी की थी लिवर वॉर्ड्स में सबसे पहले। इसके अलावा बहुत सारे मॉसेस और लिवर वॉर्ड्स हैं जो कि रिसर्च पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की, जो कि है इनडायरेक्ट यूजेस या फिर इसे हम इकोलॉजिकल यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स भी कह सकते हैं। सो ब्रायोफाइट्स बेसिकली किस तरीके से इकोलॉजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड होल्ड्स मॉइस्चर। ब्रायोफाइट्स बेसिकली कैसे ग्रो करते हैं, ये एक मैट या कारपेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पर भी ये ग्रो करते हैं। सो बेसिकली ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर है उसको लॉस होने से बचाते हैं, क्योंकि ये जब भी सॉइल के ऊपर मौजूद होंगे कारपेट के फॉर्म में, मैट के फॉर्म में, तो ये सॉइल को बाइंड कर पाएंगे और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, जो रेनफॉल होती है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल पर उसको भी कम करने का काम करते हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जैसा कि हम अपने सक्सेशन वाले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके थे हाइड्रोसीयर और जीरो सीयर में, कि सबसे पहले अगर हम जीरो सीयर की बात करें तो जीरो सीयर में सबसे पहले रॉक्स प्रेजेंट थे और रॉक्स पर लाइकेंस ग्रो करते थे। लाइकेंस के बाद आते थे मॉसेस जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते थे और ह्यूमस का फॉर्मेशन वहां पर होता था, जिसकी वजह से फर्दर दूसरी कम्युनिटीज वहां पर ग्रो करती थी और अल्टीमेटली फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता था। तो बेसिकली यहाँ पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमारा है बॉग सक्सेशन, यानी कि ब्रायोफाइट्स बॉग सक्सेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली बॉग मॉस, जैसे कि हमने आपको बताया भी कि स्पैगनम को हम बॉग मॉस कहते हैं, तो स्पैगनम और दूसरे ब्रायोफाइट्स ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली लेक्स के किनारे और पॉन्ड्स की तरफ ऐसे एरियाज पर ये पाए जाते हैं जहां पर मॉइस्चर का कंटेंट अवेलेबल होता है। तो और जहां पर भी ये ग्रो करते हैं, जैसे कि स्पैगनम जहां पर ग्रो करता है वहां पर ये एसिडिक सब्सटेंसेस सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से इसके और इसके आसपास के जो प्लांट्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन कम होने लगता है, वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक ऐसा एरिया बन जाता है जिसे हम कहते हैं बॉग। और बॉग बेसिकली कैसा एरिया है, एन एरिया ऑफ वेट स्पॉन्जी ग्राउंड कंसिस्टिंग मेनली ऑफ डिकेइंग पीट मॉस एंड अदर वेजिटेशन। यानी कि बॉग एक ऐसा एरिया है जहां पर बेसिकली आपको वेट स्पॉन्जी ग्राउंड देखने को मिलेगा, यानी कि ये एक ऐसा एक्वेटिक हैबिटेट है जिसको पूरी तरीके से पार्शियली डिकेइंग मैटर कवर कर लेता है और ये वेट एरिया होता है, स्पॉन्जी एरिया होता है जहां पर आपको डिकेइंग पीट मॉस और दूसरे वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप का एरिया बॉग कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे यहाँ पर ग्रोथ होती चली जाती है, धीरे धीरे यहाँ पर भी सक्सेशन की प्रोसेस आती है और अल्टीमेटली यहाँ पर फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे सक्सेशन को हम बॉग सक्सेशन कहते हैं। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है रॉक बिल्डर्स। बेसिकली ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये लेक्स के किनारे ग्रो करते हैं और लेक्स में और ये जो एक्वेटिक हैबिटेट है इनमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कंटेंट जहां पर ज्यादा होता है वहां पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है। और ये ब्रायोफाइट जब भी ऐसी एल्गी या किसी भी प्लांट्स के साथ क्लोजली ग्रो करते हैं, जैसे कि कैरा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट को ये एक तरीके के इनसोल्युबल मिनरल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर एग्रीगेट हो जाता है उन प्लांट्स के अराउंड। जैसे कि कैरा है या कोई भी दूसरा एल्गी या प्लांट है, उसके अराउंड एक हार्ड इनसोल्युबल मिनरल की कोटिंग आ जाती है जो कि एक रॉक लाइक अपीयरेंस देने का काम करती है। सो बेसिकली ब्रायोफाइट्स एक तरीके का रॉक लाइक डिपोजिशन बनाने में हेल्प करते हैं।
सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ब्रायोफाइट्स को हम एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं सर्टेन पोल्यूटेंट्स और हैवी मेटल्स से। यानी कि सेंसिटिव ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको मॉर्फोलॉजिकल यानी कि उनका जो अपीयरेंस होगा उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे अगर वो किसी भी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट की प्रेजेंस में आएंगे या फिर किसी भी पर्टिकुलर हैवी मेटल के कांटेक्ट में आएंगे। तो उस केस में जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में, इसके साथ साथ उनकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उनमें भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे सेंसिटिव ब्रायोफाइट्स के केस में। जबकि कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो टॉलरेंट इन नेचर होते हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में भी ग्रो कर सकते हैं, किसी भी मेटल के हाई कंसंट्रेशन में भी वो मौजूद होते हैं। तो उस तरीके से भी वो एक इंडिकेटर का ही काम करते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हाई कंसंट्रेशन में पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रायोफाइट्स इंडिकेटर का काम करते हैं दोनों ही सिचुएशंस में। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, जैसे कि कैडमियम का। सो स्पैगनम में आपको कुछ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस देखने को मिलेंगे अगर वहां पर कैडमियम प्रेजेंट है जहां पर ये ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ ये नोटिस किया गया कि फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका और मार्केंशिया पॉलीमोर्फा में जो स्पोर जर्मिनेशन था वो पूरी तरीके से इनहिबिट हो गया, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में जो जिंक का कंसंट्रेशन था वो 50 ppm से हाई हो गया। यानी कि हाई कंसंट्रेशन में आपको फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका और मार्केंशिया पॉलीमोर्फा में ये चेंज दिखाई देगा कि वहां पर जो स्पोर है वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से हाई जिंक कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मरकरी के लेवल को भी इंडिकेट करता है एक ब्रायोफाइट जो कि है डाइक्रेनेला हेट्रोमेला। ये बेसिकली मरकरी के लेवल को इंडिकेट करने का काम करता है। सो डिफरेंट एरियाज में इस ब्रायोफाइट्स की मदद से मरकरी के लेवल को इंडिकेट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं ब्रायोमीटर और मॉस बैग की। ये बेसिकली एक तरीके का इक्विपमेंट है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे मॉसेस प्रेजेंट होते हैं, और ये मॉस बेसिकली इंडिकेट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल को। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप ये ब्रायोमीटर या मॉस बैग लगाते हैं और वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एकदम से हाई हो जाता है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो मॉसेस मौजूद हैं उनमें आपको मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस दिखाई देंगे, उनमें आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे जिसकी वजह से ये इंडिकेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो बहुत सारी कंट्रीज इस टाइप का इक्विपमेंट यूज करती हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल को मेजर करने के लिए, इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस को नापने के लिए, देखने के लिए। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि एंथोसेरोस के थैलस में नॉस्टॉक प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सो इस तरीके से ब्रायोफाइट्स हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।